वेलकम टू स्टडी 20 उदयपुर। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट 2020 का जो पेपर है उसका पार्ट सेकंड सोल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें हमने थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिए, उपभोग फलन की जो निरपेक्ष आय परिकल्पना है, एब्सोल्यूट इनकम जो है वो किन्स की है। सबसे पहले आपका 1 आना चाहिए। उसके बाद में जो सापेक्ष आय परिकल्पना है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो है वो किसकी है, जेम्स ड्यूसेनबरी की है। फिर आपका आना चाहिए 4, सबसे पहले आपका 1, फिर आएगा 4। स्थायी आय परिकल्पना जो है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, वो किसकी है, फ्रीडमैन की है। और फिर जीवन चक्र परिकल्पना, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसकी है, एंडो तथा मोदिग्लियानी की। तो आपका जो क्रम है वो होना चाहिए 1 4 2 3, जो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आईएस वक्र बाएं से दाईं और नीचे की ढाल के आकार का होता है इस तरीके से। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, आईएस वक्र इसी आकार का होता है। और दूसरा, आईएस वक्र की ऋणात्मक ढलान, देखिए ऊपर से नीचे गिरता हुआ, इसको अपन क्या कहते हैं, ऋणात्मक ढलान कहते हैं, नेगेटिव स्लोप कहते हैं। तो इसका कारण क्या है, ब्याज की दर गिरने से निवेश और आय को व्यक्त करती है। ठीक है, इधर हम क्या लेते हैं, ब्याज की दर लेते हैं, और एक तरफ हम लेते हैं निवेश और आय को। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें से सी। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, सरकारी नियंत्रण से मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। अगला देखिए, फिलिप्स वक्र का नाम किस अर्थशास्त्री के नाम पर रखा गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डब्ल्यू फिलिप्स। फिर अगला प्रश्न है, इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है। उपभोग जो संबंध है वो आपका हो जाएगा C इक्वल टू 9 प्लस 0.1y। LM फलन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, इसलिए अपन नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक की गणना में समांतर माध्य और बहुलक की आवश्यकता पड़ती है नहीं। ठीक है, कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है उसको ज्ञात करने के लिए हमको समांतर माध्य और प्रमाप विचलन की जरूरत पड़ती है, बहुलक की हमको आवश्यकता नहीं होती है। अगर समांतर माध्य नहीं है तब भी हम कल्पित माध्य की सहायता से, जो शॉर्टकट मेथड है उसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो पहला कथन हमारा गलत हो गया। और दूसरा, संगामी विचलन सहसंबंध गुणांक, जो कोनकरन मेथड है उसमें गणना करते समय पदों के चिन्हों पर ध्यान नहीं देते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसमें अगर वैल्यू बढ़ रही है उसको हम प्लस का साइन देते हैं, और घटती है तो माइनस का साइन देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे दोनों कथन गलत हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूचकांक बनाते समय किस बात पर विचार नहीं किया जाता है। तो सूचकांक बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है, सूचकांक किस उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं, फिर उसमें कितनी वस्तुओं को लिया गया है, फिर आधार वर्ष कौन सा होगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। सूचकांक की जो अपस्फीति है, डिफ्लेशन जो होता है, उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में हमको सुमेलित करना है। विस्तार, विस्तार क्या होता है, किसी श्रेणी का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य का अंतर। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 1। विस्तार गुणांक L माइनस एस अपॉन L प्लस होता है, ये भी बिल्कुल सही है। चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डिवीजन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये भी सही है। और अगर गुणांक निकालना है चतुर्थक विचलन का, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो क्रम से हमको दे रखा है जो सही है, इसलिए सही क्रम आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखिए, द्विपदी वितरण, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, के संभावना सामूहिक कार्य को दिया जाता है। तो इसमें अगर हम देखें, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स। अगला है, मानक विभ्रम, स्टैंडर्ड एरर को समझाया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर एक तरह से क्या होता है, एक सांख्यिकी का मानक विचलन होता है।
शून्य परिकल्पना सत्य होगी यदि, नल हाइपोथेसिस जो है वो सत्य कब होती हैं, जब परिगणित टी का जो मूल्य है उसके सारणी मूल्य के बराबर है या फिर उससे कम होता है। तो देखिए पहला कथन हमारा सही लग रहा है, फिर तीसरा कथन भी सही है, और जो परिगणित टी का मूल्य है वो शून्य भी हो सकता है। ठीक है, या तो बराबर हो जाए, शून्य हो सकता है, या फिर जो परिगणित टी का मूल्य सारणी मूल्य से कम होना चाहिए। तो पहला, तीसरा और चौथा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में हमको सम्मिलित करना है। मार्शल जो है वो किसके साथ में संबंधित है, इंडेक्स नंबर सूचकांक के साथ में संबंधित है, सबसे पहले 2 आ जाएगा। उपनति ट्रेंड जो है वो टाइम सीरीज में लॉन्ग टर्म, ठीक है, काल श्रेणी की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को दर्शाता है, 3 आ जाएगा। फिर वैकल्पिक परिकल्पना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो आपकी शून्य परिकल्पना के विपरीत होती हैं, नल हाइपोथेसिस के अपोजिट होती हैं। 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 कहां पे है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्न में से किस विश्लेषण में कोई घटना समय श्रृंखला में बदलाव का कारण बन सकती है, हस्तक्षेप विश्लेषण। अगला प्रश्न है, निम्न रेखा चित्र को देखकर बताइए उनमें कौन सा रेखा चित्र फलन है। तो रेखा चित्र फलन को हम ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किन कारणों से पूर्ण प्रतिस्पर्धा स्थापित नहीं की जा सकती। परफेक्ट कंपटीशन जो है वो कॉपीराइट के कारण, बौद्धिक संपदा अधिकार के कारण और भौगोलिक संकेतों के कारण। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सही हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। निरपेक्ष लाभ का जो सिद्धांत है वो एडम स्मिथ के साथ में संबंधित है। तो सबसे पहले आपका आना चाहिए 2। तुलनात्मक लागत सिद्धांत, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी किसकी है, रिकार्डो की है। तो फिर आपका आ जाएगा 4। निवेश गुणक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसका है, किन्स का। तो फिर आएगा 1, और आयात का हो जाएगा निर्यात। तो 2 4 1 3, ठीक है, 2 4 1 3 हमारा कहां पे है, ऑप्शन बी में। अगला है, वर्तमान में विनिमय दरों के किस रूप को अपनाया जाता है। ठीक है, जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो अगर हम अभी देखें तो किस प्रकार का अपनाया जाता है, प्रबंधित तरलशीलता, मैनेज्ड फ्लोटिंग जिसको हम कह सकते हैं। इसमें स्थिर और नम्य विनिमय दर दोनों का मिश्रण होता है। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, फिलीपींस, ठीक है, मनीला में है। ऑप्शन हमारा ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पे है, हेग। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 4। फिर खाद्य एवं कृषि संगठन जो है वो आपका हो जाएगा रोम में। फिर यूनेस्को जो है, यूनेस्को का मुख्यालय हमारा है पेरिस, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 5। और फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, जेनेवा। 4 2 5 1, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता, पब्लिक गुड्स जो होती हैं वो एक तरह से क्या होती हैं, नॉन राइवल होती हैं, गैर प्रतिद्वंदी होती हैं, सामूहिक उपभोग किया जाता है और अविभाज्य होती हैं। ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला, दंड, क्षतिपूर्ति तथा कर किस प्रकार की आय के भाग हैं। ये एक तरह से हम कह सकते हैं अनिवार्य रूप से सरकार को चुकाने पड़ते हैं। ऑप्शन हमारा बी। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा देने पर क्या प्राप्त होगा। तो राजकोषीय घाटे में से अगर ब्याज की जो राशि है, ब्याज अदायगी की जो राशि है उसको अगर हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, प्राथमिक घाटा बचेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पूंजी बाजार में वे वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित की जाती हैं जो दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती हैं। बिल्कुल सही है, पूंजी बाजार का संबंध दीर्घकालीन वित्त से होता है। और मुद्रा बाजार का जो संबंध है वो अल्पकालीन वित्त, 1 वर्ष से कम समय की अवधि से संबंधित होता है। और प्राथमिक बाजार मुद्रा बाजार का भाग है नहीं, प्राथमिक बाजार जो है वो पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट का भाग है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पे करना हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, औद्योगिक वित्त निगम के कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक फर्मों को ऋण तथा अग्रिम देता है, बिल्कुल सही है। औद्योगिक फर्मों द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों को क्रय करने का कार्य करता है, ये भी सही है। ठीक है, आईएफसी औद्योगिक वित्त निगम की हम बात कर रहे हैं। और औद्योगिक फर्मों द्वारा जारी किए गए हिस्सों, ऋण पत्रों, बॉन्डों को नियंत्रित अंडरराइटिंग करने का काम करता है। तीनों यहाँ पे सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखिए, सेबी के कार्यों में सम्मिलित हैं। तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को रेगुलेट करता है, विनियमित करता है, बिल्कुल सही है। शेयर बाजार में जो धोखाधड़ी होती है उस पर रोक लगाने का काम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो इनसाइड ट्रेडिंग होती है, प्रतिभूतियों का जो अंतरंग व्यापार होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये सारे कार्य जो है वो सेबी के द्वारा किए जाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उनके उत्तर हमको इन कूटों के आधार पर देना है। देखिए 81 हमारे पास में है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग करने के प्रतिपत्र की पहचान को गोपनीय रखा जाता है, ये बिल्कुल सही है। बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रणाली बोल्ट आधारित सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के सदस्य दलाल ट्रेडर वर्कर स्टेशनों से शेयरों में प्रतिभूतियों का क्रय करते हैं, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। फिर देखिए 82 अगर हम देखें तो कथन फर्स्ट हमको दे रखा है, वित्तीय संस्थान वे संगठन हैं जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के बचतकर्ताओं की बचत जुटाई जाती है और वास्तविक निवेशकों को हस्तांतरित की जाती हैं। तो ये कथन तो बिल्कुल सही लग रहा है हमको। और दूसरा है, आईडीबीआई, नाबार्ड, आईएफसी जैसी संस्थाओं को गैर बैंकिंग वैज्ञानिक वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है, ये नहीं। ठीक है, इनको ये नहीं कहा जाता है। तो केवल यहाँ पे आपका पहला कथन सही है। फिर हम देखें 83, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1 जुलाई 1948 में की गई थी, सही है। और बाजार में बॉन्ड और ऋण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत हैं। तो यहाँ पे पहला कथन ही हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियां अगर लोगों के पास में होती है और रिजर्व बैंक खरीद लेगा तो लोगों के पास में पैसा आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। मुद्रास्फीति की दर शून्य उस वर्ष अवश्य मानी जाएगी जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। तो दोनों कथन हमको सही लग रहे हैं, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है M3। ठीक है, M3 क्या होता है, M1 प्लस बैंकों के पास में जो समय जमाए होते हैं, टाइम डिपॉजिट उसको हम लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन डी होना चाहिए। फिर डोमर के विकास मॉडल के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो जो आय की वृद्धि होती है वो औसत बचत प्रवृत्ति और पूंजी उत्पाद अनुपात COR का अनुपात होती हैं, ऑप्शन हमारा बी होना चाहिए। अगला है, हेरोड के अनुसार विकास की दर क्या होती है, बचत दर में हम क्या करते हैं, पूंजी उत्पाद अनुपात का भाग दे देते हैं, इसमें ऑप्शन ए होना चाहिए। अगला है, काल्डर की मान्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, काल्डर का जो आर्थिक विकास का मॉडल है मुख्य रूप से बचत फलन पर आधारित है। उसमें निवेश उत्पादन अनुपात एक स्वतंत्र घटक है, चर है, बिल्कुल सही लग रहा है।
पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो, यह नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या माना था, अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार की स्थिति को माना था। तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए 89। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था में अनुकूल संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि आर्थिक विकास का सही मापक है, सही है। मार्क्स का मानना है कि श्रम के निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं का मूल्य कभी भी उस श्रम के उत्पाद मूल्य के बराबर नहीं होता है, ये भी सही है। और कुजनेट्स विदेशी व्यापार का राष्ट्रीय उत्पाद के साथ अनुपात को किसी भी देश के दूसरे देशों पर वस्तुओं के लिए निर्भरता के मापदंड को मानता है। तीनों कथन यहाँ पे सही लग रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन बी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी के अनुसार गरीबी एक तरह से क्या है, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, बहुआयामी संकल्पना इसको हम कह सकते हैं, ऑप्शन ए। 91। मिशन इंद्रधनुष 2014 में प्रारंभ किया गया, ये सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 30,000 मूल्य की निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2005 में शुरू की गई थी शायद, जो असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले व्यक्ति हैं उनका स्वास्थ्य बीमा इनको हम कह सकते हैं। पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं। तीसरा कथन और दे रखा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। देखिए इसकी शुरुआत तो हुई थी 2005 में, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसको कंटिन्यू किया गया था, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए, 1, 2, 3। फिर हैं स्वास्थ्य के आयाम हैं। ठीक है, स्वास्थ्य को मापने के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आयाम होते हैं। 3, 4, 5 होना चाहिए। ठीक है, ये उसको चेक कर लेना एक बार आप। अगला प्रश्न है, पर्यावरण गुणवत्ता के रूप में भूमि से संबंधित कौन से तथ्य सम्मिलित किए जाते हैं। भूमि को हम पृथ्वी की सतह के रूप में संदर्भित करते हैं, सही है। भूमि पर सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां संभव हैं। भूमि विशिष्ट रूप से एक सीमित साधन नहीं, ये गलत है। ठीक है, सीमित साधन है। भूमि औद्योगिकरण का आधार है। भूमि का उपयोग शहरीकरण और आवास उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5 आपका ऑप्शन सी। उपरोक्त रेखाचित्र में यात्रा लागत विधि दर्शाई गई है। इसमें उपभोक्ताओं के अधिशेष में कितना लाभ होगा। उपभोक्ता कीमत देना चाहता है ओ से लेकर ए तक, और चुकाता कितनी है, ओ से लेकर पी तक। तो ये जो क्षेत्र है ए पी सी वाला, ठीक है, ये लाभ होना चाहिए, या इसको हम PAC भी कह सकते हैं। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की अगर हम बात करें तो इसमें शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। लड़कियों के विवाह की आयु 18 वर्ष की गई है। जन्म, मरण, विवाह, ठीक है, इनका पंजीयन करना ये भी है। तीनों सही हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। फिर मनुष्य के निवास में किसी भी प्रकार के स्थायी व अस्थायी परिवर्तन को प्रवसन अथवा प्रवास कहते हैं। इस प्रवसन में निम्न 2 प्रकार की गतियां होती हैं। एक होता है प्रवास, या जिसको हम कहते हैं बहिर्गमन। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में जाने को क्या कहा जाता है, बहिर्गमन। और अंतर्गमन होता है बाहरी प्रदेशों से मनुष्य अगर किसी देश के अंदर आते हैं, ठीक है, किसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जीविका कमाने के लिए, तो बाहरी लोगों को जो आकर्षित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अप्रवास कहते हैं, अंतर्गमन कहते हैं। तो अब इस लेख के आधार पर हमको नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो देखिए चित्र 1 जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो ये आपका किसको प्रदर्शित करता है, प्रवास को। और चित्र 2 जो है वो अप्रवास को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चित्र 2 किसको प्रदर्शित करता है, अप्रवास को।
नेक्स्ट है, वर्तमान समय में बिहार से श्रमिक बड़ी मात्रा में हरियाणा पंजाब काम की खोज में जाते हैं। ठीक है, काम की खोज में पैसा कमाने के लिए जाते हैं, इसलिए एक तरह से क्या हो गया, आर्थिक कारण। फिर है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल की जाती हैं? तो कृषि क्षेत्र में कृषि, वानिकी और मत्स्य। 1, 3, 4। ठीक है, 1, 3, 4 है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। फिर अंतिम प्रश्न है, श्रम संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए कौन से सरकारी कदम उठाए गए हैं? सन 2030 तक राष्ट्र के सतत विकास के साथ श्रम उन्मूलन करना, कारखाना अधिनियम 1948 में मसौदे में परिवर्तन करना, ये किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विकास अधिनियम तथा अनुबंध श्रम अधिनियम के प्रावधानों में ढील दिया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20 श्रम कानून में संशोधन भी किया गया है। ठीक है, इसका मतलब अपना आंसर क्या होना चाहिए? सारे सही है।